आज हम भारत में संवैधानिक विकास, भारत में किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन, उन्हीं के सारे कानून नियम यहाँ पर चलते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद भी इंग्लैंड की संसद से कार्रवाई जारी रखती है। यानी भारत का जो शासन था वो क्राउन के अधीन कर दिया जाता और वहीं से जो आदेश होता था उसको भारत में उसको पालन किया जाता था। तो धीरे धीरे जब कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय लोगों के हिसाब से कानून बनाए जाएं और भारत के लिए जो राजनीतिक जो कमजोरियां हैं भारत में उनको सुधारा जाए और भारत में भारतीयों के हिसाब से ही शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो जब ये भारत में इस प्रकार का असंतोष ज़्यादा बढ़ता गया तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कर दी जाती है, जिसमें जो भारतीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो काफ़ी कुछ उनको एक मंच मिल जाता है कि भारत में कोई ऐसा मंच है जहाँ से वो अपने मांगों को मनवा सकते हैं और अपने आवेदन और प्रस्ताव को दे सकते हैं। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने भी इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि भारतीयों को अब ज़्यादा समय तक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनके लिए न्याय और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में विभिन्न अधिनियमों के द्वारा सुधार कार्य किए गए, जिससे कि भारतीयों में एक नई जागृति पैदा हुई। और लेकिन वो संतोषजनक बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्व की स्थिति की अपेक्षा उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। तो भारत में संवैधानिक विकास में 1909 के पूर्व में संवैधानिक विकास 1909 के पूर्व में संवैधानिक विकास सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया और शासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया और 6 जून 1861 ईस्वी में भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया गया और कांग्रेस ने सुधारों को लेकिन इसको अपर्याप्त बताया। कांग्रेस का मानना था कि ये जो सुधार किए गए हैं वो अपर्याप्त है और निरंकुशता में कोई भी कमी नहीं आई, निरंकुशता में कोई भी कमी नहीं आई। तो 1909 के पूर्व संवैधानिक विकास में हमें देखने को मिलता है कि 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित होता है और जिसमें कंपनी का शासन का अंत होता है और शासन जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला जाता है और 6 जून 1861 ईस्वी में भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया जाता है। लेकिन कांग्रेस जो नेता थे वो इस सुधार से संतुष्ट नहीं थे और वो निरंकुशता में जो पहले जैसी स्थिति थी वही बनी रही। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद ने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से पारित कर दिया। इस अधिनियम की धाराएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी धाराएं थी? नंबर 1, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 69 निश्चित की गई, जिसमें 9 पदे और 60 अतिरिक्त सदस्य रखे गए। तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 69 यानी 69 निश्चित की गई, जिसमें 9 पदे और 60 अतिरिक्त सदस्य रखे गए। बम्बई, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त की संख्या 50 कर दी गई। नंबर 3, विधान परिषद के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई। विधान परिषद के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई। और नंबर 4, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह मद्रास, बम्बई की कार्यकारिणी परिषद में 2
4 तक सदस्य बढ़ा सकते हैं। तो ये हम इस भारत वर्ष अधिनियम में जो धाराएं जो थी वो इस प्रकार से थी। इसके बाद अधिनियम की समीक्षा, मतलब 1909 अधिनियम की क्या रूपरेखा रही, उसमें उसके बारे में उसको प्रकाश डालेंगे। अधिनियम की समीक्षा करें तो ये देखते हैं कि यह अधिनियम निश्चित रूप से 1892 के अधिनियम से बहुत आगे था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय को और 2 भारतीयों को भारत सचिव काउंसिल में स्थान दिया गया और इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इस अधिनियम की एक नकारात्मक पहलू ये भी था कि इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया था। तो अधिनियम की समीक्षा में हम ये देखते हैं कि इसके कुछ लाभ तो हुए, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1909 के सुधारों से भारतीयों की जो क्षुधा थी, मतलब जो वो चाहते थे वो पूर्ति नहीं हुई। तो क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन और अधिक बढ़ने लगे और ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता भी सताने लगी कि किस प्रकार से भारतीयों को संतुष्ट किया जाए। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार में 1919 को अमल में लाया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की जो 5 बातें थी वो इस प्रकार से है। नंबर 1, स्थानीय प्रतिनिधियों के नियंत्रण को महत्व दिया जाए, जिससे कि जो क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन है उसमें कमी लाई जा सके। नंबर 2, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाए। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जाएगी तो फिर जो स्थानीय स्तर का जो प्रतिरोध है उसमें कमी आ सकती है। नंबर 3, भारत सरकार की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के प्रति बनी रहेगी। तो भारत सरकार को थोड़ी छूट तो दी जाएगी, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के प्रति बनी रहेगी। नंबर 4, भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए, यानी थोड़ा फ्लैक्सिबल कर दिया जाए। भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए। नंबर 5, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये ऐसी बात थी जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया। सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये पक्षपात पूर्ण बात मानी जा सकती है। इसके बाद गृह सरकार भारत सचिव, गृह सरकार भारत सचिव में शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया और भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह थी कि एक भाग इंग्लैंड और एक भाग पर भारत शासन जो भारत सरकारों को शासन का कार्य देखेगी। तो गृह सरकार और भारत सचिव में ये 2 भागों में विभाजित देखने को मिलता है, जिसमें एक तो इंग्लैंड और एक में भारत जो शासन का कार्य देखेंगे। इंडिया काउंसिल, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव, अवर सचिव तथा उसके विभाग के सभी खर्चे भारतीय कोष में देने के बजाय इंग्लैंड के खजाने में देने की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीय कोष में न देकर इंग्लैंड के खजाने में ये खर्चे दिए जाएंगे और इंडिया काउंसिल के अंतर्गत इसको देखने को मिलता है। हाई कमिश्नर इस अधिनियम के बाद इस नए पद का सृजन किया गया। हाई कमिश्नर पद का सृजन देखने को मिलता है। तो इस अधिनियम के बाद इस नए पद का सृजन किया गया। हाई कमिश्नर भारत की जरूरत की वस्तुएं लंदन से खरीदेगा। मतलब जो भी जरूरत की वस्तुएं या जो आवश्यकता है उसकी खरीदारी हाई कमिश्नर कहाँ से करेगा? लंदन से। केंद्रीय सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी
गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और गवर्नर जनरल की शक्ति पूर्व की भांति बनी रही। तो ये भी एक नई बात देखने मिलती है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी पूर्व की भांति बनी रहती हैं। हाँ, ये है कि उसको निरंकुश होने से मतलब उस पर अंकुश लगाया गया। केंद्रीय विधानमंडल। इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा तथा दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। तो केंद्रीय विधानमंडल में इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। विधानमंडल का कार्यक्षेत्र। विधानसभा के केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर ब्रिटिश सरकार के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी। विधानमंडल का ये कार्यक्षेत्र। इसके बाद शक्ति तथा राजस्व विभाग। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। शासन संबंधी विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया। शक्ति का राजस्व विभाजन में मतलब दो सूचियों में ये विभाजित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई और शासन संबंधी विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया। तो आज हमने देखा 1909 के पूर्व में संवैधानिक विकास, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिनियम की समीक्षा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, गृह सरकार, भारत सचिव, इंडिया काउंसिल, हाई कमिश्नर, केंद्रीय सरकार, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, केंद्रीय विधानमंडल, विधानमंडल का कार्यक्षेत्र, शक्ति तथा राजस्व विभाग। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।